हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एडवोकेट अनप्लग। गाइस, आज हम बात करेंगे ऑर्डर 3 और ऑर्डर 4 ऑफ दी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के बारे में। तो गाइस, ऑर्डर 3 जो है बात करता है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट एंड प्लीडर्स को लेकर। गाइस, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और प्लीडर्स जो हैं वह कौन कौन होते हैं, कौन कौन केस को प्लीड कर सकते हैं। गाइज, अगर जो मान लो कोई सर्विस ऑफ प्रोसेस हुई है किसी प्लीडर के ऊपर या किसी रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के ऊपर, तो वह वैलिड है या नहीं है, यही सब कुछ जो है गाइज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर 3 के अंदर। तो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग दिस आई विल रिक्वेस्ट यू, इफ सपोजिंग यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट। तो गाइज, अब हम बात करते हैं ऑर्डर 3 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, जो कि बात करता है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट एंड प्लीडर्स। गाइज, इसका रूल 1 जो है वह कहता है अपीयरेंस एटसेट्रा मे बी इन पर्सन और बाई रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और बाई प्लीडर। यानी कि अपीयरेंस जो है या तो इन पर्सन होगी या रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के थ्रू होगी या किसी प्लीडर के थ्रू। गाइज, रूल 1 कहता है एनी अपीयरेंस एप्लीकेशन और एक्ट इन और टू एनी कोर्ट रिक्वायर्ड और ऑथराइज्ड बाई लॉ टू बी मेड और डन बाई अ पार्टी इन सच कोर्ट मे एक्सेप्ट विद where otherwise expressly provided by any law for the time being in force be made or done by the party in person or by his recognized agent or by the pleader appearing, applying or acting as the case may be on his behalf। बेसिकली का ये कहता है कि कोई भी अपीयरेंस एप्लीकेशन किसी कोर्ट में जैसे कि रिक्वायर्ड है वह लॉ के हिसाब से, तो वह कौन करेगा, या तो पार्टी करेगी या उसका कोई रिकॉग्नाइज्ड एजेंट करेगा या कोई प्लीडर जो है उसने अपॉइंट किया है वह करेगा। और इसमें एक एक्सेप्शन दी हुई है कि अगर मान लो किसी रूल लॉ में किसी और तरीके से बताया है तो उस तरीके से जो है वहाँ पर अपीयरेंस दी जाएगी। तो गाइज, बेसिकली इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने कोर्ट में अपने आप को अपीयर होना है कोर्ट में किसी केस के अंदर, तो वह आप या तो खुद हो सकते हैं या अपने रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के थ्रू हो सकते हैं या आप जो है किसी प्लीडर के थ्रू हो सकते हैं। गाइज, में प्रोविजन दी हुई प्रोविजन कहती है प्रोवाइडेड दैट एनी सच अपीयरेंस शैल इफ़ द कोर्ट सो डायरेक्ट बी मेड बाय द पार्टी इन पर्सन। ये कहती है कि अगर मान लो कोर्ट जो है कोर्ट कभी कहता है, तो अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट जो है डायरेक्ट जो पार्टी इन पर्सन को भी अपीयरेंस के लिए कह सकती है। यानी कई केसेस में होता है, जैसे कि मान लो केस चल रहा है तो कोर्ट कहता है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे पार्टी को आना पड़ेगा, तो यानी कोर्ट के पास पावर है कि वह कभी भी जो पार्टी को है इन पर्सन जो है कोर्ट में बुला सकती है। गाइस, ऑर्डर 3 रूल 2 बात करता है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के बारे में, यानी कि यह बात करता है कि कौन कौन रिकॉग्नाइज्ड एजेंट होते हैं। तो द रिकॉग्नाइज्ड एजेंट ऑफ द पार्टीज बाय हुम सच अपीयरेंस एप्लीकेशन एक्ट्स मे बी मेड और डन आर। यानी ये कहता है कि जो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट या पार्टीज़ की हैं वह जो अपीयरेंस या एप्लीकेशन दे सकती हैं वह जो हैं वह कौन कौन सी हैं। ए कहती है पर्सन होल्डिंग पावर ऑफ अटॉर्नी ऑथराइजिंग देम टू मेक एंड डू सच अपीयरेंस एप्लीकेशन एंड एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन। यानी कि जो पर्सन जिनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है जो कि ऑथराइज कर रही है उनको उस तरीके की अपीयरेंस देने के लिए, एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, किस पे, उन पर्सनस के बिहाफ पर। गाइस, इसके रूल 2 का क्लॉज बी जो है वह कहती है पर्सनस कैरिंग और ट्रेड और बिजनेस फॉर एंड इन द नेम ऑफ पार्टीज नॉट रिजाइडिंग विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। यानी कि वह पार्टी जो कि ट्रेड और बिजनेस कर रही हैं किसी उन पार्टीज़ के नाम पे जो कि उसकी लोकल जुरिडिक्शन में नहीं रहती हैं कोर्ट की, और जो है जो है वह अपीयर हो सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकती हैं, एक्ट कर सकती हैं उनके बिहाफ पर, जो कि मैटर्स जो हैं कनेक्टेड हैं उसी ट्रेड और बिजनेस को लेकर, और वेयर नो अदर एजेंट इज़ एक्सप्रेसली ऑथराइज टू मेक एंड डू सच अपीयरेंस एप्लीकेशन एंड एक्ट्स। और उन केसेस में जहाँ पर जो है उन पार्टीज़ ने किसी कोई और एजेंट जो है एक्सप्रेसली जो है अपॉइंट नहीं किया हुआ है अपीयरेंस देने के लिए या एप्लीकेशन देने के लिए। गाइस, बेसिकली कहता है अगर मान लो कहीं कोई ट्रेड और बिजनेस कोई आदमी कर रहा है किसी दूसरे एरिया में कर रहा है और मान लो उसका जो जुरिस्डिक्शन कोर्ट की नहीं है, उस केस उसके खिलाफ या वह करता है उस एरिया में करता है जहाँ पे जो है लोकल जुरिस्डिक्शन में वह रिसाइड नहीं करता, तो वह जो पार्टी ट्रेड और बिजनेस कर रही है उसको जो है अपॉइंट कर सकता है कि वह उस केस को कंटेस्ट करे। अगर मान लो उन्होंने उस केस के लिए कोई जो पहले से ही जो है कोई जो है किसी को ऑथराइज एजेंट नहीं है उनका, या एक्सप्रेसली कोई ऑथराइज एजेंट बना नहीं रखा है। गाइस, ये बेसिकली से कंपनीज़ होती हैं, कंपनीज़ का कई डिफरेंट स्टेट्स में बिजनेस करती हैं, और मान लो किसी स्टेट में केस चलता है तो जहाँ पर जो बिज़नेस जो पार्टी कर रही है वह उस केस को जो है कंटेस्ट कर सकती है। और अगर मान लो पार्टीज़ जनरली जैसे मान लो होती हैं उनके पास में लॉयर्स होते हैं या उनके ऑथराइज्ड एजेंट होते हैं जो केस को कंटेस्ट करते हैं, अगर मान लो वो नहीं है तो उस केस में जो ट्रेड और बिज़नेस जो कर रहे हैं उनके बिहाफ पर वह जो है
एक्ट कर सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के लिए। गाइस बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड एजेंट जो है वह एक्ट कर सकता है, ना कि उनके बिहाफ पे डिपोज कर सकता है। यानी कि बेसिकली जो भी अगर मान लो कोई पर्सनल कैपेसिटी में जो पार्टी है उसने कोई काम किया है और उसके लिए डिपोज करना है तो उस पार्टी को ही करना पड़ेगा, ना कि ऑथराइज्ड एजेंट करेगा। हाँ, अगर मान लो किसी ऑथराइज्ड एजेंट ने जो है कोई काम किया है तो उसके रिलेशन में जो डिपोजिशन है वह भी कर सकता है। तो गाइज अब हम बात करते हैं ऑर्डर 3 रूल 3 के बारे में। यह बात करता है सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, यानी कि अगर कोई जो प्रोसेस जो है रिकॉग्नाइज्ड एजेंट को सर्व हो जाता है तो वह उसकी सैंक्टिटी क्या है या कैसे होता है। तो बेसिकली ये कहता है इसका ऑर्डर 3 रूल 3 सब रूल 1 जो है बात करता है प्रोसेस सर्व्ड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड एजेंट ऑफ द पार्टी शैल बी एज इफेक्चुअल एज इफ द सेम हैज़ बीन सर्व्ड ऑन द पार्टी इन पर्सन अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट। बेसिकली कहता है कि अगर मान लो ऑथराइज्ड एजेंट पे या रिकॉग्नाइज्ड एजेंट पे जो सर्विस है वह ऐसी मानी जाएगी जैसे कि मान लो वह जो है उस पर्सन को जो है सर्विस हो गई है, अगर अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट, या फिर कोर्ट ने कुछ और तरीके से डायरेक्ट किया हो। तो बेसिकली इसका सब रूल 1 जो है ऑर्डर 3 रूल 3 का वह यही कहता है कि अगर आपने कोई सर्विस जो है किसी रिकॉग्नाइज्ड एजेंट को करा दी तो वह सर्विस जो है उस आदमी को मानी जाएगी जिसका वह रिकॉग्नाइज्ड एजेंट है। गाइज रूल 3 का सब रूल 2 कहता है द प्रोविजंस फॉर द सर्विस ऑफ पर्पज ऑन अ पार्टी टू द सूट शैल अप्लाई टू द सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन हिज रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। यानी कि बेसिकली जिस तरीके से सर्विस जो है जो प्रोविज़न जो हैं पार्टी को सप्लाई करने के लिए जो हैं प्रोविजंस जो हैं सर्विस के प्रोसेस के हैं वही जो हैं सारे के सारे फॉलो होंगे जब अगर आप कोई रिकॉग्नाइज्ड एजेंट को जो है सर्विस करा रहे हैं। यानी कि अगर मान लो आपने सर्विस कराने के लिए रिकॉग्नाइज्ड एजेंट को सर्विस कराई तो प्रोसेस वही फॉलो होंगे जैसे कि आपने उस पार्टी को पार्टी को जो है आपने सर्विस कराई है। गाइज अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर, यानी कि प्लीडर को अपॉइंट करने के लिए। यह बात करता है ऑर्डर 3 रूल 4। तो ये कहता है इसका सब रूल 1 कहता है नो प्लीडर शैल एक्ट for any person in any court unless he has been appointed for the purpose by such person by a document in writing signed by such person or by his recognized agent or by some other person duly authorized or under a power of attorney to make such appointment। बेसिकली कहता है प्लीडर को कौन कौन अपॉइंट कर सकता है। तो प्लीडर जो है किसी कोई कौन कर सकता है, या तो वह आदमी कर सकता है, या जिसको उसने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है वह कर सकता है, या जो है आप उसका रिकॉग्नाइज एजेंट है वह जो है अपॉइंट कर सकता है किसी प्लीडर को अपने केस को कंटेस्ट करने के लिए। गाइस ऑर्डर 3 रूल 4 का सब रूल 2 कहता है एवरी सच अपॉइंटमेंट शैल बी फाइल्ड इन द कोर्ट एंड shall for the purpose of sub rule 1 be deemed to be in force until determined with the leave of the court by a writing signed by the client or the pleader as the case may be and filed in a court or until the client or a pleader dies or until all proceedings of such suit are ending सो फार एज रिगार्ड्स द क्लाइंट। गाइड बेसिकली कहता है कि जो भी आपने अपॉइंटमेंट जब आपकी की कोई प्लीडर अपॉइंट हुआ तो वह जो है राइटिंग में होगी। राइटिंग में बेसिकली वकालतनामा जो हम फाइल करते हैं वो जो है एक तरीके की अपॉइंटमेंट है जो कि प्लीडर की अपॉइंटमेंट करता है। कौन करता है, या तो पार्टी करती है या पर्सन का जो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट है वह करता है। और वह अपॉइंटमेंट जो भी हुई जो वकालतनामा हम कोर्ट में फाइल करते हैं और वह जब तक रहेगा या तो कोई डिटरमिन ना कर दे यानी ख़त्म कर दे, या तो प्लीडर मना कर दे जी मैं इसका केस नहीं लड़ रहा, या पार्टी जो है वह कह दे कि जी मैं इनसे अपना केस नहीं लड़वाना चाहती, या किसी पार्टी की डेथ हो जाए या प्लीडर की डेथ हो जाए। और जो बेसिकली यह जो आपकी जो एंगेजमेंट है ये कंटिन्यू करेगी जब तक जो है प्रोसीडिंग उस सूट की चल रही हैं और उस क्लाइंट को लेकर, यानी कि जब तक कि आपका केस चल रहा है तब तक आपको कंटेस्ट करना है अगर आपको एक बार अथॉरिटी दे दी गई है, अनटिल अनलेस अगर उसको डिटरमाइन नहीं किया है। इसमें एक्सप्लेनेशन दी है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब रूल द फॉलोइंग शैल बी डीम्ड टू बी प्रोसीडिंग्स इन अ सूट, यानी कि बताए बेसिकली सूट्स के अंदर क्या क्या प्रोसीडिंग्स है। गाइस आप सब ऐसे लॉ के स्टूडेंट है तो आपको पता ही है कि कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स है। वैसे मैं इसको आपको एक बार रीड कर देता हूँ। ये जो सारी प्रोसीडिंग्स जो दे रखी हैं ऑर्डर 3 के एक्सप्लेनेशन जो है रूल 4 की वह मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली इसमें ए में लिखा है एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ अ डिग्री और ऑर्डर इन अ सूट, यानी कि कोई अगर आपने रिव्यू की एप्लीकेशन किसी डिग्री और ऑर्डर इन सूट में लगाई है तो उसमें जो है आप जो है इसको मानेंगे एंगेजमेंट जो है आपकी जो है फॉर द पर्पस ऑफ फॉलोइंग शैल बी डीम्ड टू प्रोसीडिंग्स इन द सूट। बेसिकली सूट्स की प्रोसीडिंग जो है जिसके लिए आपको अपॉइंट किया गया है वह प्रोसीडिंग क्या क्या मानी जाती है। प्रोसीडिंग यानी ये प्रोसीडिंग में आएगा कि अगर मान लो कोई रिव्यू एप्लीकेशन फाइल हुई है किसी डिग्री या ऑर्डर के अगेंस्ट में, बी कहता है एनी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 144 और अंडर सेक्शन 152 ऑफ द कोर्ट। बेसिकली यही बात करता है डिग्री और ऑर्डर से, अगर मान लो कोई डिग्री या ऑर्डर पास हुआ है किसी कोर्ट में उससे रिलेटेड, या कोई अपील जो है आपने फाइल की है अपील फ्रॉम डिग्री और ऑर्डर इन अ सूट, ये सब प्रोसीडिंग्स में काउंट होते हैं। एनी एप्लीकेशन और एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड और फाइल्ड इन सूट और
फॉर ऑब्टेनिंग रिफंड ऑफ फॉर मनीज पेड इनटू द कोर्ट इन कनेक्शन विद द सूट, यानी कि कोई भी अगर आपने एप्लीकेशन कोई डॉक्यूमेंट्स के लेने हैं या रिटर्न करने हैं डॉक्यूमेंट्स के, या कोई आपने कोई रिफंड वगैरह के लिए अप्लाई करना है, ये सारा का सारा जो है आपका प्रोसीडिंग्स में काउंट होगा। गाइस ऑर्डर 3 रूल 4 सब रूल 3 बात करता है कि क्या क्या जो है वह उसमें नहीं माने जाएंगे, क्या क्या जो है इंक्लूड नहीं होगा अपॉइंटमेंट के अंदर। तो गाइस ये कहते हैं नथिंग इन सब रूल 2 शैल बी कंस्टिट्यूट एज एक्सटेंडिंग एज बिटवीन द प्लीडर एंड हिज क्लाइंट द ड्यूरेशन फॉर विच द प्लीडर इज एंगेज। बेसिकली जो है ये कहता है कि जो जितना टाइम था वही माना जाएगा, एक्सटेंशन नहीं, उसको एक्सटेंड नहीं माना जाएगा प्लीडर और उसके क्लाइंट में, जो कि ड्यूरेशन फॉर विच द प्लीडर वॉज एंगेज, यानी कि जो है प्लीडर की जो जब तक की एंगेजमेंट थी वहीं तक का माना जाएगा, उससे आगे का जो है वह जो है अपॉइंटमेंट नहीं माना जाएगा। गाइज इसका ऑर्डर 3 रूल 4 सब रूल 3 की क्लॉज बी बात करती है एज ऑथराइजिंग सर्विस ऑन द प्लीडर ऑफ एनी नोटिस और डॉक्यूमेंट इशूड बाई एनी कोर्ट अदर देन द कोर्ट फॉर विच द प्लीडर वॉज एंगेज एक्सेप्ट वेयर सच सर्विस वॉज एक्सप्रेसली एग्रीड टू बाई द क्लाइंट इन द डॉक्यूमेंट रेफर्ड इन सब रूल 1। बेसिकली कहता है कि अगर मान लो कोई भी सर्विस जो है प्लीडर को जो है उन्हीं डॉक्यूमेंट है जिसके लिए उसको जो है कोर्ट ने अपॉइंट किया है, ना कि किसी, मान लो अगर सपोज करिए कोई केस चल रहा है कोर्ट के अंदर और उसके लिए जो है आपको जो है एडवोकेट अपॉइंट किया हुआ है, उसका कहीं और भी कोई किसी कोर्ट में केस चल रहा है तो उसकी और आप उसमें एडवोकेट नहीं हैं, तो उसकी सर्विस संबंध की आपको नहीं मानी जाएगी। आपको सिर्फ जिस केस में आपको एंगेज किया है उसी की जो सर्विस है या आपको जो है एज ए प्लीडर पे जो है सर्विस जो है सर्विस ऑफ एनी नोटिस जो है वह मानी जाएगी, यानी कि आपकी अपॉइंटमेंट जो है जिस काम के लिए हुई है आपकी वहीं तक की मानी जाएगी, ना कि आप एक इन जनरल होगा कि अगर आप एक केस का किसी का कंटेस्ट कर रहे हैं तो आप उसकी सारी की सारी सर्विस ले सकते हैं। गाइस जनरली इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई पैनल एडवोकेट्स होते हैं, तो बेसिकली पैनल डिफरेंट एडवोकेट्स होते हैं, तो किसी कोर्ट को में किसी केस को लड़ने के लिए किसी एक एडवोकेट को मिलता है, पार्टी देती है। सपोज करिए यूनियन ऑफ इंडिया के पैनल पे मान लो 4 वकील हैं, एक को मिला केस और एक दूसरे को मिला दूसरा केस, तीसरे को मिला तीसरा केस, तो मान लो जो पहले जिस केस के लिए अपॉइंटमेंट है उसी केस के लिए जो है नोटिस उसको सर्व होंगे, ना कि जो और जो 2-3 केस हैं। हालांकि भाई यूनियन ऑफ इंडिया का एडवोकेट तो है, पर जो है वह उनके समनिंग जो है ऑफ नोटिस जो है उन पर नहीं मानी जाएगी अनटिल जो अगर मान लो एक्सप्रेसली एग्री किया हो पार्टीज़ ने। गाइज ऑर्डर 3 रूल 4 का सब रूल 4 बात करता था हाई कोर्ट में बाय जनरल ऑर्डर डायरेक्ट दैट वेयर द person by whom a pleader is appointed is unable to write by his name, his mark upon the document appointing the pleader shall be attested by such person in such manner as may be specified by the order। कैसे कहता है, अगर मान लो हाई कोर्ट जो है कोई जनरल ऑर्डर से डायरेक्ट करेगा कि अगर मान लो कोई पर्सन जो है बेसिकली अपना साइन नहीं कर सकता या लिख नहीं सकता, और तो वह उसमें क्या होगा, वह अटेस्ट होगा हिज मार्क अपॉन द डॉक्यूमेंट मिलेंगे से अपॉइंटिंग, जिससे उसने प्लेयर को अपॉइंट किया है वह अटेस्टेड होना चाहिए उस पर्सन का, और जैसा कि रूल्स जो हैं स्पेसिफाइड हैं उसके हिसाब से। गाइज ऑर्डर 3 रूल 4 का सब रूल 5 बात करता है नो प्लीडर हु हैज़ बीन एंगेज फॉर द पर्पज ऑफ प्लीडिंग ओनली शैल प्लीड ऑन बिहाफ ऑफ एनी पार्टी अनलेस हिज हैज़ फाइल्ड इन कोर्ट अ मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस साइंड बाई हिमसेल्फ एंड स्टेटिंग। गाइज बेसिकली बात करता है कि कोई भी आदमी जो है अपीयर नहीं होगा प्लीडिंग में अनलेस उसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस जो है मीम ऑफ अपीयरेंस जिसे कहते हैं, वह फाइल किया है जिसमें स्टेट किया हो कि नेम ऑफ द पार्टीज टू इन पार्टी कौन कौन है सूट में, द नेम ऑफ द पार्टी टू फॉर विच फॉर हुम ही इज़ अपीयरिंग, यानी कि उस पार्टी का नाम जिसके लिए वह अपीयर हो रहा है, तो नेम ऑफ द पर्सन बाई हुम ही इज़ अपीयर, और किसने उसको ऑथराइज़ किया है कोर्ट में अपीयर होने के लिए। गाइज में प्रोविजन दिए, प्रोविजन कहते हैं प्रोवाइडेड दैट nothing in this sub rule shall apply to any pleader engaged to plead on behalf of any party by any other pleader who has been duly appointed to act in court on behalf of such party। बेसिकली कह रहा है कि अगर इसमें यह रूल उस पर अप्लाई नहीं होगा अगर मान लो किसी प्लीडर ने एंगेज किया है प्लीड करने के लिए किसी पार्टी के बिहाफ पे किसी और प्लीडर को जो कि ड्यूली अपॉइंटेड है एक्ट करने पे बिहाफ ऑफ सच पार्टी, यानी कि मान लो अगर कोई प्लीडर किसी पार्टी ने अपॉइंट किया हुआ है और वह किसी को अपॉइंट करता है तो उस पर जो है यह जो रूल 5 सब रूल 5 है वह एप्लीकेबल नहीं होगा। गाइज अब हम बात करते हैं ऑर्डर 3 रूल 5 के बारे में। भाई गाइज बेसिकली यह बात करता है सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन प्लीडर, यानी कि प्रोसेस जो है जब प्लीडर पे सर्व होता है, तो कैसे कहते हैं एनी प्रोसेस सर्व ऑन द प्लीडर हु हैज़ बीन ड्यूली अपॉइंटेड टू एक्ट इन कोर्ट फॉर एनी पार्टी और लेफ्ट एट द ऑफिस और ऑर्डिनरी रेजिडेंस ऑफ सच प्लीडर एंड वेदर द सेम इज़ फॉर पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द पार्टी और नॉट शैल बी presumed टू बी ड्यूली कम्युनिकेटेड एंड मेड known to the party whom the pleader represents and unless the court otherwise directs shall be
as effectual for all purposes as if the same has been given or served on the party in person। बेसिकली बात करता है अगर आपने प्लीडर को कोई प्रोसेस सर्व कर दिया, आपने प्लीडर को कर दिया, प्लीडर के घर पे कर दिया या उसकी ऑफिशियल एड्रेस पे कर दिया और वह ड्यूली सर्व हो गया, तो यह माना जाएगा कि वह जो है सर्विस जो है उस पार्टी को हो गई है। गाइज़ अब हम बात करते हैं ऑर्डर 3 रूल 6 के बारे में। गाइज़ ये कहता है एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस, यानी एजेंट जो है वो है अगर जो है सर्विस को एक्सेप्ट करते हैं कि बिसाइड द रिकॉग्नाइज एजेंट डिस्क्राइब्ड इन रूल 2 एनी पर्सन रिसाइडिंग विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट मे बी अपॉइंटेड एन एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस ऑफ प्रोसेस। गाइस ये कह रहे हैं कि अगर मान लो इसके अलावा जो आपने रिकॉग्नाइज उसके अलावा भी है जो कि सब रूल 2 में जैसे बता रखा है रिकॉग्नाइज एजेंट, कोई भी पर्सन जो है जो कि जुरिडिक्शन में कोर्ट के रहता है उसको अपॉइंट किया जा सकता है एजेंट जो कि एक्सेप्ट करे सर्विस ऑफ द प्रोसेस इसको। गाइज ऑर्डर 3 रूल 6 का सब रूल 2 कहता है कि अपॉइंटमेंट टू बी इन राइटिंग एंड टू बी फाइल्ड इन द कोर्ट, यानी कि वह अपॉइंटमेंट जो है राइटिंग में होनी चाहिए और कोर्ट में फाइल होनी चाहिए। तो गाइस ये कहता है सच अपॉइंटमेंट मे बी स्पेशल और जनरल एंड शैल बी मेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग साइंड बाय द प्रिंसिपल एंड सच इंस्ट्रूमेंट और इफ़ द एप्लीकेंट इज़ जनरल ए सर्टिफाइड कॉपी देयर ऑफ शैल बी फाइल्ड इन द कोर्ट। यानी ये बेसिकली बात करता है कि रिटर्न होनी चाहिए अपनी जो अपॉइंटमेंट जो है जो अगर मान लो बेसिकली रिटर्न में होनी चाहिए वह फाइल होनी चाहिए या उसकी कोई सर्टिफाइड कॉपी जो है वह कोर्ट में फाइल होनी चाहिए। गाइज इसका सब रूल 3 जो है वह कहता है द कोर्ट में it at any stage of the suit order the party to the suit not having a recognized agent residing within the jurisdiction of the court or a pleader who has been duly appointed to act in the court on his behalf to appoint within a specified time an agent residing within the jurisdiction of the court to accept service of the process on this behalf। गाइस बेसिकली कहते हैं अगर मान लो कोर्ट किसी भी स्टेज पे है सूट में वह किसी भी पार्टी को कह सकती है अगर मान लो उसका कोई रिकॉग्नाइज्ड एजेंट नहीं है या प्लीडर नहीं है कि प्लीडर को या किसी रिकॉग्नाइज्ड प्लीडर को अपॉइंट करे वो जो कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में हो। तो गाइस बेसिकली यही सब कुछ है ऑर्डर 3 को लेकर। यह बात करता है इसके रिकॉग्नाइज एजेंट के बारे में, प्लीडर्स के बारे में, कौन कौन रिकॉग्नाइज्ड एजेंट हो सकते हैं, प्लीडर हो सकते हैं, कैसे सर्विस होगी, किस किस को सर्विस मानी जाएगी, कैसे अगर मान लो अगर प्लीडर को सर्विस हो गई तो क्या वह सर्विस ऐसे मानी जाएगी, क्या क्या कहते हैं उसके या क्या उसके जो उसके प्रिंसिपल है उसको हो गई। तो गाइज़ यही सब कुछ जो था ऑर्डर 3 के बारे में था। अब हम बात करते हैं ऑर्डर 4 के बारे में। गाइज़ ऑर्डर 4 बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स के बारे में, यानी कि सूट जो है कैसे इंस्टीट्यूट होगा। तो गाइज़ ऑर्डर 4 का जो रूल 1 है वह कहता है सूट टू बी कमेंस्ड बाय अ प्लेंट, यानी कि कोई भी सूट जो स्टार्ट होगा वह कैसे होगा आपको प्लेंट, यानी कि कोर्ट में आप जो है अपना दावा फाइल करेंगे, कोर्ट में जो केस फाइल करते हैं जो आप अपनी प्लेंट फाइल करते हैं उससे जो है सूट स्टार्ट होगा। गाइज़ ये कहता है एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट इन डुप्लीकेट टू द कोर्ट और सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन द बिहाफ। बेसिकली कहता है कि मान लो अगर आपने कोई भी सूट आपने स्टार्ट करना है तो एक क्या करना है आपको कोर्ट में वह फाइल करना है। प्रेजेंट कैसे होगा वो डुप्लीकेट में आपको फाइल करना है कोर्ट में जो है दो बना, अगर मान लो जैसे केस फाइल किया है तो उसकी एक कॉपी भी आप सब साथ में सप्लाई करेंगे और और यहाँ कहाँ पे वहाँ जो है वहाँ कहाँ पे लगाएंगे या तो कोर्ट में देंगे या किसी और जगह पे जहाँ ऑफिसर जो है अपॉइंट किया है कोर्ट ने, जनरली फैसिलिटेशन सेंटर वगैरह होते हैं जहाँ पे आप अपना केस फाइल करते हैं। गाइज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात दी है कि आपको डुप्लीकेट में फाइल करना है। अगर आप डुप्लीकेट में नहीं फाइल करते हैं तो 711 के अंदर जो है वह जो है आपका जो सूट जो है रिजेक्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट ऑफ प्लेंट भी हो सकती है अगर आपने डुप्लीकेट में फाइल नहीं की है। गाइज ऑर्डर 4 का रूल 2 जो है वह कहता है एवरी प्लेंट शैल कंप्लाई विद द रूल्स कंटेंड इन ऑर्डर 6 and 7 एज फार एज आर एप्लीकेबल। बेसिकली ये बात करता है आपने जो भी जितने जो रूल्स हैं जो भी आप प्लेंट फाइल करेंगे वह सारे के सारे जो आपके ऑर्डर 6 जो है जो कि आपका डील करता है कैसे आपने केस को फाइल करना है, प्लेंट आपने जो फाइल करनी है, या ऑर्डर 7 जो है जो कि आपकी बात करता है आपने उसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी है। तो बेसिकली ऑर्डर 6 प्लीडिंग को डील करता है, ऑर्डर 7 जो है रीडिंग आपका रिटर्न स्टेटमेंट को डील करता है। और ये कहता है कि जो भी आप सूट जो फाइल करेंगे वह सारी की जो 6 और 7 में जो दिया हुआ है ऑर्डर के अंदर उसको जो है आपको जो सारी के सारे रूल्स हैं उनको जो है फॉलो करना है। गाइज ऑर्डर 4 का रूल 3 कहता है सब रूल सॉरी ऑर्डर 4 रूल 1 सब रूल 3। गाइज इससे पहले भी जो था वह ऑर्डर 1 का सब रूल 2 था। गाइज ऑर्डर 1 का जो ऑर्डर सॉरी गाइज इसको दोबारा से समझें। गाइज ऑर्डर 4 का जो है सब रूल जो हमने बात की थी रूल 2 नहीं वो सब रूल 2 था, और अब हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 4 रूल 1 के सब रूल 3 के बारे में। गाइज ऑर्डर 4 रूल 1 सब रूल 3 बात करता है द प्लेंट शैल नॉट बी डीम टू बी ड्यूली इंस्टीट्यूटेड अनलेस इट
कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन सब रूल 1 and 2। बेसिकली ये कहता है कि अगर मान लो सब रूल 1 में, ऑर्डर 1 के सब रूल 1 में जो कहा हुआ है कि आपको जो प्लेन फाइल करनी है डुप्लीकेट में फाइल करनी है, या आपने अगर कोई भी कंडीशन जो ऑर्डर 6 या 7 के अंदर दी हुई है रिलेटिंग टू प्लीडिंग या रिटर्न स्टेटमेंट, आपने वह जो है सारी की सारी फाइल जो है फॉलो करनी है, और आप नहीं करोगे फाइल फॉलो तो वह ये माना नहीं जाएगा कि आपने जो आपने इंस्टीट्यूट सही से किया है। तो गाइज बेसिकली अब हम बात करते हैं ऑर्डर 4 के रूल 2 के बारे में। ऑर्डर 4 रूल 2 करता है रजिस्टर ऑफ सूट्स, द कोर्ट शैल कॉज द particulars of every suit to be entered in a book to be kept for the purpose and called the register of civil suits. Such entry shall be numbered in every year according to the order in which the plaintiffs are admitted। गाइस बेसिकली कहता है जब कोर्ट बेसिकली जब आपने केस फाइल कर दिया तो कोर्ट क्या करेगा, उसको जो है जो आपने जो केस जो है उसका पर्टिकुलर्स को नोट करेगा, एक रजिस्टर के अंदर जो है एंट्री करेगा उसकी, और उसके बाद क्या है उसको सूट को नंबर दे देगा। तो जो है वह एंट्री करने के बाद नंबर करेगा विद ईयर। जैसे कि आपने कई बार सूट देखा हो, सिविल सूट नंबर 96 ऑफ 2010 या सिविल सूट नंबर 211 ऑफ 2019। बेसिकली यह कौन जो है एक नंबर है जो पर्टिकुलर सूट को दे दिया जाएगा, और किस ईयर में फ़ाइल किया वह जो है उसमें जो है वह रजिस्टर जो है सूट के अंदर जो है एंटर कर लिया जाएगा जब भी आप जो है केस को फाइल करेंगे। तो गाइज़ यही सब कुछ था ऑर्डर 3 और 4 को लेकर। इससे अगला जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे ऑर्डर 5 को लेकर बनाएंगे। तो गाइज़ तब तक के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।